प्रधानमंत्री मोदी संकल्प पत्र जारी करेंगे। उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि 5 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ ही संकल्प पत्र में किसानों, व्यापारियों, युवाओं और रोजगार के लिए कवरेज लगातार जारी है। इस दौरान हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, पल्लवी शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, निमिष कुमार वरिष्ठ पत्रकार और मेरे वरिष्ठ सहयोगी चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं। इससे कुछ देर पहले आरजेडी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके ऊपर हम छोटी टिप्पणियां ले रहे थे। मनीष भाई, आप अपना सवाल। दीपक भाई, मेरा सवाल जब हम ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जो मैं पूछना चाहता था वो ये कि प्रतिबद्धता पत्र जो है आरजेडी का, उसमें एक तरफ लालू है, दूसरी तरफ राबड़ी और बीच में लालटेन है। दीपक भाई, ये समझाइए कि वो लालटेन टिमटिमा रही है, जल रही है, या वो लालटेन तेजस्वी की या तेज प्रताप की? मेरे ख्याल से वो लालटेन तेजस्वी की है। इस बात को उसी वक्त लालू यादव ने साफ कर दिया था जब बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा के चुनाव के बाद दोनों बेटे जीते थे, तेज प्रताप भी जीते थे, तेजस्वी भी जीते थे, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाया था और उनके घर में जो डिवीजन था वो बिल्कुल साफ था कि तेजस्वी बिहार की राजनीति करेंगे, मीसा भारती दिल्ली की राजनीति करेंगी। इसीलिए मीसा भारती को दिल्ली में राज्यसभा में भेजा गया था, तेजस्वी को चुनाव लड़वाया गया था, तेज प्रताप को चुनाव लड़वाया गया था। लेकिन अपने सक्सेशन प्लान के तहत लालू यादव ने यह साफ कर दिया था कि ये जो बिहार की जो हिरार्की है या बिहार का जो पार्टी नेतृत्व है या पार्टी को चलाने का बिहार का पूरा कंट्रोल एंड कमांड है, वो तेजस्वी के पास रहेगी। और इसी बात को लेकर तेजस्वी थोड़े नाराज थे, उस वक्त भी नाराज थे जब ये चुनाव हो रहे थे। उनकी जब शादी हुई ऐश्वर्या से तो उसके बाद इस संबंधों में थोड़ी और खटास आई और जब वो तलाक की बात पर अड़ गए तो मेरे ख्याल से परिवार के 2 फाड़ हो गए। अब सबको पता है तेज प्रताप परिवार के साथ नहीं रहते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार सरकार से एक नया घर मांगा था, नीतीश कुमार सरकार ने बिना देरी किए उनको नया घर अलॉट कर दिया, उसी घर में रहते हैं और वहीं से लालू राबड़ी मोर्चा वो चला रहे हैं और अपने ससुर के खिलाफ वो एक कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह भी है कि सारण से वो खुद उतर सकते हैं अगर उनकी मां ने ये चुनाव नहीं लड़ा तो। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए पल्लवी, मुझे ये बता दीजिए कि आप तो वहां पर महागठबंधन में, पहले तो आपकी सीटों का ऐलान ही इतनी लेट हुआ कि सस्पेंस बना रहा कि आएंगे या नहीं आएंगे। अब महागठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्यों नहीं? बिहार के लिए कोई विजन क्यों नहीं? क्यों आरजेडी अकेले दे रही है, अलग से दे रही है अपना घोषणा पत्र? देखिए, मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था कि जो भी पार्टी, मेरे पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा था कि जो भी पार्टी कांग्रेस जैसी विचारधारा रखती हैं, जो देश के लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं, भाजपा के तानाशाही हिटलरशाही राज से मुक्त कराना चाहती हैं, वो सब पार्टियां एक साथ कांग्रेस के साथ आकर लड़ सकती हैं। तो ये जो आप सस्पेंस की बात कर रहे हैं कि काफी देर बाद सीट्स डिक्लेयर हुई, वो सीट शेयरिंग ठीक है, मैं मानती हूं सीट शेयरिंग को थोड़ा वक्त लग गया डिसाइड करते। वो मुझे लगता है हर अलायंस में होता है और बैठ के जब बातचीत होती है तो कुछ सीट ऊपर नीचे होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र अभी जो रिलीज किया है, जो आप भी दिखा रही हैं, उसमें कांग्रेस की भी सहमति है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले आगे जाके उन्होंने घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है। सब दल जब एक साथ अलायंस में है तो सब मिलजुल कर उस पर काम कर रहे हैं और जिस भी स्टेट में हम जिस भी रीजनल पार्टी के साथ अलायंस में है, उस रीजनल पार्टी का और कांग्रेस का एक समान विचारधारा है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि अगर आरजेडी ने जो अपना घोषणा पत्र किया है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें होंगी जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ होंगी। हालांकि ये अभी रिलीज हुआ है, मुझे भी यहीं बैठे पता चला है, बाकी तो वो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी मुख्यालय से। शायद संजय, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। आपसे कुछ देर पहले ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी जिसमें पार्टी अध्यक्ष, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मिलने जा रहे थे मुरली मनोहर जोशी जी से और आडवाणी जी से। उस पर कोई अपडेट मिल पाया? नंबर 1 और नंबर 2, क्या ये आखिरी मिनट पे मान मुनव्वल की कोशिश है तो मंच पर ये 2 बड़े दिग्गज नजर आ सकते हैं? देखिए, जहां तक लालकृष्ण आडवाणी की बात करूं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की बात करूं, दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के दोनों फाउंडर नेताओं में से एक माने जाते हैं। अमित शाह अगर उनसे मिलने गए तो जिस तरह का मैसेज जा रहा था कि बीजेपी ने दोनों वरिष्ठ नेताओं के साथ गलत किया, आडवाणी के साथ गलत किया,
राहुल गांधी जैसे नेता बार बार मुद्दा बना रहे थे इस चीज को, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह घोषणा पत्र की सबसे पहली कॉपी लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को देने गए, उनके घर पे गए, उनकी मिजाज पुरसी करने गए हैं, क्योंकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने तो ये बात साफ साफ कही भी थी कि उनको नाराजगी इस बात की थी कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को उनसे बात करनी चाहिए थी, अगर उनको टिकट नहीं भी देना था, लेकिन उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद को उनके पास जाकर के बात करना चाहिए थी, उनसे संवाद करना चाहिए था। उनको वो लोग इस बात पर अड़े नहीं थे कि उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, लेकिन उनकी नाराजगी इस बात की जरूर थी कि उनके सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे बात तक नहीं की, मिले तक नहीं, तो उसी नाराजगी को दूर करने अमित शाह गए हैं, जो कि चुनाव में एक नेगेटिव फैक्टर बनते जा रहा था कि बीजेपी अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करती। उसी को दुरुस्त मंच करने पे के लाया लिए जा सकता है, क्योंकि 2014 में बीच में नरेंद्र मोदी जी थे, साथ में राजनाथ सिंह थे और दोनों तरफ आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी थे। ऐसी कोई संभावना अभी नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं आंचल, जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी का आप लोगों ने ब्लॉग भी पढ़ा होगा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की साफ साफ नाराजगी दिख रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, कतई नहीं लगता कि वो लोग मंच पर आ जाएंगे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 2014 का जो मैनिफेस्टो बना था उसके चेयरमैन थे, उन्होंने खुद ने मैनिफेस्टो तैयार किया था, लिहाजा वो मंच पे थे उस समय, लेकिन इस समय ऐसी कोई गुंजाइश दिखती नजर नहीं आती। हालांकि अमित शाह अपनी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दोनों वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को दूर की जाए। मुझे लगता है बीजेपी को कोई अंदर बाहर से जानता है तो वो दीपक बहुत जानते हैं। दीपक सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बड़ी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देगी, क्योंकि मैं जो कहूंगा इधर भी कुआं है, दूसरी तरफ भी खाई है। नहीं, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है इस वक्त कि ये दूर दूर से आशीर्वाद लेने की कवायद है? मैं इसको दूर से आशीर्वाद लेने की कवायद नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसके जरिए पब्लिक परसेप्शन को ठीक करने की एक कोशिश हो रही है। जो बात संजय कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। राहुल गांधी ने इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि किस तरह से आडवाणी और जोशी के साथ पार्टी ने बिहेव किया। जो आडवाणी और जोशी है, उनको टिकट देने की जो प्रक्रिया थी उसमें रामलाल को भेजा गया, जो कि संगठन महासचिव हैं, उनको भेजकर उनको पार्टी की तरफ से ये अवगत करवाया गया कि हम आपको टिकट देना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये आडवाणी और जोशी, जिसने भी ये सुना, जो भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर थे या कांग्रेस के सिंपैथाइजर थे, लेकिन देश के आम जन थे, उनको यही लगा कि जो हुआ है दोनों वरिष्ठ नेताओं के साथ, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है उसी परसेप्शन को ठीक करने की एक कोशिश है कि हमने संकल्प पत्र बनाया है। आप मार्गदर्शक मंडल के लोग हैं, आप इस संकल्प पत्र को देखिए और पढ़िए और अपने घर में रखिए और सजाइए। इसके सिवा और आपका फीडबैक नहीं चाहिए। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और बात या कोई और संभावना है जिसको टटोलने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वही संकल्प पत्र देने की कवायद होगी और एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरी करने जा रहे हैं, और जो पब्लिक परसेप्शन बिगड़ा हुआ था उसको संभालने की एक कोशिश है। ज्यादा कुछ नहीं। जयराम जी, आशीर्वाद चाहिए, फीडबैक नहीं। मैं पहले बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात रखना चाहता हूं। देखिए, परसेप्शन तो आज राहुल गांधी जी के बारे में इस पर खराब गया देश की जनता में। उन्होंने जो आडवाणी जी के लिए जितनी अभद्र और अमर्यादित भाषा का राहुल गांधी कुछ ना कहें, ये बात है। राहुल गांधी ये भाषा में बात तो ना करे ना। राहुल गांधी ने जिस भाषा में उस बात को रखा, सुषमा जी से लेकर के अरुण जेटली जी और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बहुत ही इमोशनली उस पर अपना जवाब दिया। भाई आडवाणी जी हमारे लिए भाषा गलत थी, बात सही थी ना? नहीं, ये भाषा की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। अपने दादाजी के उम्र के व्यक्ति को आप किस, मैं उस भाषा का प्रयोग भी नहीं किया था ना, ये संकल्प पत्र को मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। जब मैंने कमेंट किया था ना, इस संकल्प पत्र को अपने घर में रखिए, सजा के रखिए, तो सबसे ज्यादा ये हंसे थे, सबसे ज्यादा मुस्कुराहट इनकी निकली थी भारतीय जनता पार्टी के। दीपक जी, हमेशा मुस्कुराता रहता हूं और मैं तब भी मुस्कुरा रहा था। मैं छोटी सी बात कह रही, जब पल्लवी जी लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही की बात करती है तो मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है। तो इंदिरा जी के खिलाफ एक शब्द बोलने पर लाखों लोग जेल में ठूस दिए जाते थे, और आज इनके नेता रोज प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं। इनका एक प्रवक्ता कहता है एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद, आई फॉर ISI। आप बार बार बोल के देश को फिर मोदी जी की परिभाषा बताते हैं। तो इसको तानाशाही की बार बार बोल के फिर देश की तानाशाही कि मोदी जी की परिभाषा ये है। क्यों बार बार जब भी तानाशाही की बात करते हैं मुझे बहुत ही हंसी आती है। देखिए, आप लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही, गरीबी, इन बातों को मत। अच्छा, एक मिनट, सवाल कुछ और था। जयराम जी, आप कहीं और चले गए। पल्लवी, एक मिनट में आप उनको मत उत्तर दीजिए। आचार्य
जी को उत्तर दीजिए। मुझे बताइए कि अब इतने देर बाद आडवाणी जी और जोशी जी के घर जाने का मतलब क्या है, मुझे बताइए। इसका मतलब क्या है, क्या जताना चाहते हैं? भारत की परंपरा है, जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के उसका शुभारंभ करते हैं। परंपरा के वक्त भी विप्लव जी इस परंपरा को निभाना था ना, वहां पर भी शुभ आशीर्वाद लेना था, उस वक्त भी जाना था, उस वक्त क्यों नहीं गए? उनसे आशीर्वाद लेकर के ही ये सारे निर्णय लिए गए होंगे। उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे आशीर्वाद में आशीर्वाद लेने के लिए हम कैमरे लेकर के नहीं जाते। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जमाना है, तो मतलब हम कैमरे लेकर के तो नहीं जाते। अगर पहले मिलने गए थे तो हम पहले ब्रेकिंग न्यूज चलाते, अब तुरंत अभी चला रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, इसलिए मिलने आप जा रहे हैं ना। मतलब शादी ब्याह भी होता है तो पहला मिठाई का डब्बा जो होता है वो मंदिर में जाता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया जाता है। ये तो एक परंपरा है, जब हम जाएंगे कोई शुभ काम करने तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के शुभारंभ करेंगे। अभी निमिष ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीर्वाद लिया जा सकता है। मैं सिर्फ देखो एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के इस डिजिटल युग में अगर आपको इडली सांभर खाना हो तो आप स्विगी पे जो है अपने ऑर्डर को पोस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर को मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर इडली सांभर आपको बनाना है तो आपको दाल और चावल पीसना ही पड़ेगा, सब्जियां काटनी ही पड़ेगी और उसके बाद जो है उसको फ्राई करके फोटो ऑप नहीं मिलेगा, कुकर पे रखना ही पड़ेगा। ये सब फोटो ऑप की राजनीति है, परसेप्शन की राजनीति है, वो कहाँ से मिलेगा अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आशीर्वाद होगा। पल्लवी कुछ कहना चाह रही है, माफ कीजिएगा पल्लवी, ब्रेक पर जाना है, एक लाइन में कुछ कह सके तो प्लीज। नहीं, ब्रेक के बाद, फिर ब्रेक के बाद, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। हमारी महाकवरेज ब्रेक के बाद की बात, बिल्कुल बहुत कम ऐसे प्रवक्ता होते हैं। हमारी महाकवरेज लगातार जारी है, जल्द लौट रहे हैं। दिन पहले जो 11 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है फर्स्ट फेज की, उसके लिए उससे महज 3 दिन पहले आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ये घोषणा पत्र जारी कर देंगे। ये आपको बता दूं, थोड़ी सी दुरुस्त कर दे खबर हम ग्राफिक के जरिए कि ये बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है। और अभी की ये भी खबर आ रही थी कि अमित शाह जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी से मुलाकात भी करने जा रहे थे, आशीर्वाद उनका लेने के लिए। अब आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। इसमें कांग्रेस की न्याय स्कीम है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में करीब 54 पन्नों का ये घोषणा पत्र था कांग्रेस का, जो कि एक आम आदमी किसान का घोषणा पत्र और खास तौर से न्याय योजना यहां पर लाने की कांग्रेस ने कोशिश की, नारा भी दिया इस बार 72,000 और गरीबी पर बात। उसके बाद आपको दिखाते हैं एसपी का विजन डॉक्यूमेंट, यहां किसानों के लिए खासी योजनाएं हैं, कर्ज माफी की बात है, अहीर रेजिमेंट बनाने का वादा किया गया है। वहीं आरजेडी का भी घोषणा पत्र अब से कुछ ही देर पहले आया है और खास तौर से इसमें प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई है, 200 पॉइंट रोस्टर की बात की गई है और ये भी कहा गया है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 3 ग्राफिक्स के जरिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक कांग्रेस, एसपी और आरजेडी का घोषणा पत्र आ चुका है। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो स्लॉग ओवर्स में आकर चौके छक्के मारते हैं। अब क्या बीजेपी का घोषणा पत्र जो अब से पौना घंटा बाद घोषित करने जा रही है बीजेपी, उसमें क्या वो बातें होंगी जो 2019 का चुनाव उन्हें जिता पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। चर्चा पर लौटेंगे। जारी करने जा रही है, इससे पहले हमने तस्वीरों ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि किस तरह से कांग्रेस, आरजेडी और एसपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करना आसान होता है क्योंकि घोषणाएं करनी होती हैं, उन्हें लागू करना मुश्किल होता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अमित शाह और मोदी नजर आ रहे हैं और यही 2 चेहरे हैं जो आज बीजेपी के मैनिफेस्टो पर भी नजर आने जा रहे हैं। मंच पर कौन कौन रहेगा, ये बहुत दिलचस्प सवाल है, इसलिए सबकी निगाहें उस पर रहेंगी। वैसे एक जोक याद आता है जिसमें एक प्लेन तैयार खड़ा हुआ था टेक ऑफ करने के लिए, उसके अंदर पैसेंजर्स थे, तो पता चला पायलट लास्ट मिनट पर तबियत खराब हो गई है, तो किसी और को बोला गया तू प्लेन उड़ा ले, तो उसने बोला अरे मुझे तो प्लेन चलाना ही नहीं आता। तो शख्स कहता है कि अरे प्लेन उड़ाना ही तो है, उड़ा लो, उतारियो मत। तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्रों के साथ भी ऐसा ही होता है। गरीबी हमारे देश में 72 साल से हटने की कोशिशें हो रही हैं, घोषणाएं करना आसान होता है। पल्लवी, इसलिए आपसे यही सवाल है, न्याय की घोषणा की, पैसा कहां से आएगा ये तो आप बताते नहीं है, रोड मैप देते नहीं है, वादे कर देते हैं, लागू करना मुश्किल होता है। उस पे रोड मैप दिया गया है, बार बार
चिदम्बरम जी जो इस कंट्री के वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा उस पर एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। लेकिन फिर भी देखिए, आप 70 साल की बात कर रही है, इसलिए मुझे लगता है एक छोटा सा आंकड़ा मैं बता दूं कि आजादी के बाद भारत की गरीबी 70% थी, 72% थी। घटते घटते आज सिर्फ 21% लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके साथ साथ ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि भारत की आबादी भी लगातार बढ़ती रही है, उसके बावजूद इतनी गरीबी दर घटी है। और कांग्रेस पार्टी कहती है न्याय जो है गरीबी पर आखिरी बार है, गरीबों से न्याय और गरीबों को आय, ये है जो न्याय योजना है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आज भाजपा के घोषणा पत्र की बात हो रही है। देखिए, भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो भाजपा जो पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जो अध्यक्ष है, उन्हीं का प्रतिबिंब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। झूठ का पुलिंदा, आप देखिए, झूठ बोलना एक अलग चीज है। एक मिनट सर, मैं खत्म कर लूं प्लीज। मैं तब से नहीं, मैं घोषित होने से पहले क्यों कह रही हूं मैं ये भी बताऊंगी आपको। देखिए, झूठ बोलना एक अलग चीज है, पर कभी सत्य ना बोलना एक अलग चीज है। जैसे अभी आप भी बोल रही थी आचार्य जी, कंसीलमेंट और नॉट रिवीलिंग दो अलग चीज हो जाती है पॉलिटिक्स में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 5 वर्ष में कभी सत्य बोला ही नहीं है। आप इनका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, मैं बताऊंगी मैं क्यों पहले ही बोल रही हूं कि झूठ का पुलिंदा है। 2014 में इन्होंने क्या वादे किए? 10 करोड़ रोजगार दिए, नहीं दिए। किसानों के लिए क्या कहा? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, 50% प्लस एमएसपी देंगे, दिया नहीं। आज ये देश सबसे बुरे एग्रेरियन क्राइसिस से जूझ रहा है। औरतों के लिए क्या कहा? 33% रिजर्वेशन बिल लाएंगे, लाया नहीं। अच्छा, इन तीनों पर अच्छा बात क्या टाइम खराब होगा, ब्रेक पे जाना पड़ेगा, दोनों रुक जाइए। पल्लवी 10 सेकंड। प्रधानमंत्री मोदी जी किसी रैली में जाके क्यों नहीं बोल पाते कि 2014 में हमारे घोषणा पत्र में ये वादे थे और ये Pallavi, you made your point. Just hang on for a second. No, Pallavi, you made your point. सरकार कितनी नाकाम है। Pallavi, you've made your point. Just hang on for a second. निमिष जी, अपनी बात तुरंत 20 सेकंड में रखने पे। मई 2014 में इस देश में आयकर देने वाले 3 करोड़ 79 लाख लोग थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, मई 2014 में इस देश में आयकर देने वाले 3 करोड़ 79 लाख 79 लाख लोग थे, जिसमें 3 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी थे। 79 कुछ भी डेटा बोलेंगे तो लोग थोड़ी मान लेंगे। 70 साल में ये सरकार ये नहीं बता पा रहे कहां से पल्लवी हम बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और ये वित्त मंत्रालय में चिदम्बरम के समय का डेटा है। बोल दिया जाएगा, मैं बोलूंगी यूपीए के बाद आपको बताना पड़ेगा 6 करोड़ 85 लाख लोग हैं। एक मिनट, मेरा सिर्फ सवाल यह है कि 70 साल में मई 2014 तक इस देश में क्या 79 लाख लोग आयकर देने लायक थे। मेरा भी यही सवाल है आपसे, डेटा गलत है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेटा गलत है, लेबर मिनिस्ट्री का डेटा गलत है। सरकार इनकी थी 70 साल, दोनों की, ये दोनों पड़ोस में बैठे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। आपको एक बात बता दूं, यदि आप ये जानते हैं कि इस देश में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन एक मंत्रालय होता है, उसमें सीएसओ जो पूरे देश के आंकड़ों का एनालिसिस करता है, उसका आंकड़ा आप पहले दोनों पार्टियां देखें। सितंबर फिर सुन लीजिए अच्छे से, सितंबर 2017 से लेकर जनवरी 2019 के बीच में कितने लोगों को रोजगार मिला? 2,6,875 उनके पास है, नहीं है। उस पर बताइए, आप सब इकट्ठे बोलेंगे समझ में नहीं आता है। ये आपने क्या टाइम पीरियड बोला निमिष? कम अगेन। 17 से 19। कौन सा वाला? जो आपने बोला कि जो सीएसओ का डेटा कहते हैं 2 करोड़ से ज्यादा, ये है सितंबर 2017 टू जनवरी 2019। अच्छा ठीक है, जयराम जी एक क्विक रिबटल कि आप एक बात बताइए, आप मैनिफेस्टो की बात करें, उन्होंने किसानी के संकट की बात की, आपने स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिकमेंडेशंस लागू नहीं की हैं, उन्होंने रोजगार की बात की, आपको 10 करोड़ रोजगार देने थे वो नहीं दिए हैं, और तीसरी क्या पॉइंट थी आपका?
पल्लवी, महिलाओं को आरक्षण देना था। आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी थी लोकसभा में, आप आसानी से इसको पारित करा सकते थे। राज्यसभा में आपको विपक्ष का पूरा समर्थन था, इसके बावजूद आप 33% रिजर्वेशन नहीं लेके आए। तीनों पॉइंट्स में कॉन्क्रीट जवाब। एक छोटा सा पहले मैं 3-4 बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूं। इन्होंने पहले आपने पूछा इनसे कि ये रोड मैप ये कहां से लाएंगे 72,000 करोड़ 72,000 उनसे हम पूछ लेंगे। मैं एक छोटा सा नहीं, मैं जयराम जी उन पे पूछ लेंगे हम। मुझे बोलने तो दीजिए ना। नहीं आपके ऊपर सवाल उठे, आप उसका रिबटल दीजिए ना, नहीं तो आपकी पार्टी का बचाव कैसे होगा? अरे भाई मुझे बोलने तो दीजिए, आप कैसे बात कर रहे हैं, मुझे सुन तो लीजिए। सैम पित्रोदा जी का एक लाइन में छोटा सा बात करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। सैम पित्रोदा जी ने अभी इंटरव्यू में कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर हम अतिरिक्त कर लगा करके वो पैसा बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए इंटरव्यू दोबारा, पल्लवी जी दोबारा इंटरव्यू सुन लीजिएगा। आपके राहुल जी के गुरु सैम पित्रोदा ने ऐसा स्वयं कहा है दूसरी मिडिल क्लास पर कोई टैक्स बर्डन नहीं पड़ेगा। अरे उन्होंने घोषणा पत्र झूठ पल्लवी जी आप घोषणा पत्र अपना पढ़ करके आइए। पल्लवी जी अपना घोषणा पत्र आइए। जिक्र नहीं है आपके घोषणा पत्र में। देश की सबसे बड़ी आबादी मिडिल क्लास का आपके घोषणा पत्र में जिक्र नहीं है तो अभी मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखाइए। अच्छा एक मिनट, मुझे जयराम और मुझे बोलने दीजिए कम से कम। अच्छा आपने 4 सवाल पूछे, मुझे बोलने लेकिन आप उस पे नहीं ना, आप इधर उधर चले जाते, फिर मेरा भी क्रॉस क्वेश्चन बनेगा। एक सवाल का जवाब पल्लवी आपने अपनी बात बोली, क्लास के जो युवा आप तो मिडिल क्लास की बात नहीं कर रही है। पल्लवी आपने अपनी बात बोली, सवाल हो जाएगा। एक मिनट पल्लवी, आपने अपनी बात बोल दी है, प्लीज लेट्स हैव अ कॉन्क्रीट डिबेट। मुझे जयराम जी ये बताइए, ये पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में, मुझे याद नहीं पड़ता है कि विपक्ष या कांग्रेस कोई घोषणा पत्र लेकर आती है, उसका प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में जिक्र होता है। अरुण जेटली 2-3 बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो कहते हैं ये डेंजरस है और अनइम्प्लीमेंटेबल है, इस तरह की बातें की जाती है। तो इसको मैं क्या मान के चलूं, क्योंकि मैनिफेस्टोस कभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। क्या न्याय योजना से बीजेपी क्लीन बोल्ड हो गई है? नहीं, आप न्याय योजना पर पूरे मैनिफेस्टो में हमने क्या बात उठाई? न्याय योजना तो धराशायी हो गई, क्योंकि 1971 में जो इंदिरा जी कह रही थी, राजीव जी ने भी बीच में वही कहा और राहुल गांधी आज वही कह रहे हैं। तो देश की जनता ये गरीबी हटाओ की धोखेबाजी से तंग आ चुकी है। राहुल गांधी ने पंजाब चुनाव में वही वादे किए, राजस्थान में वही किया, कर्नाटक में वही किया, छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष में मैं क्या किया वो बताऊंगा। आपके अंदर पेशेंस सुनिएगा। हमने कहा था राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन हम लेकर के आएंगे, आज हमने कर दिखाया। 50 करोड़ भारतवासियों को, गरीब लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत के अंतर्गत। उससे इतना बात देखिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था सबको छत देंगे, 2022 तक सबको छत देंगे। मैंने सवाल 2.5 करोड़ लोग परिवारों को मकान जयराम जी क्या ये वादे 2014 में जो हमने पूरा किया, ये तो बहुत बड़ी बात है गरीबों के लिए। गरीबों के सर पर छत, घर में शौचालय, घर में गैस कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर लाने के लिए 5 वर्षों में मोदी सरकार इसका जवाब नहीं मिला। तो ये भाषण मत दीजिए ना, एक मिनट रुकिए, आप दोनों से दोनों नहीं, कांग्रेस बीजेपी संबित पात्रा कर दिया राहुल जी के दोनों के ऑडियो कृपया करके अगर आप डाउन कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मनीष भाई को कुछ कहना है। अरे भाई सुनिए ना, सुनिए, आपको ऐसा करना होता है ना, प्लीज जाके बाहर बुकिंग कराया करिए, मंच अपने लिया करिए। और सुनिए ना, नहीं हम सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब नहीं मिलता है तो मंच जाके आप रैलियां कीजिए, ये सब यहाँ पे नहीं कीजिए। एक मिनट मनीष भाई जवाब, मनीष भाई देखिए आंचल, हम दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे तो मुझे इसमें दुष्यंत का एक शेर याद आता है कि बोलते बोलते कैसे मंजर सामने आने लगे, अब लोग बोलते बोलते चिल्लाने लगे। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि स्टूडियो में आप कितना ही चिल्ला लें, हमारा जो पीसीआर होता है वो आपकी आवाज को कम ज्यादा करने की ताकत रखता है, बटन ऊपर नीचे कर देगा, आपकी आवाज नहीं जाएगी। तो अपने गले का ध्यान रखें। बात हमारी आज हो रही है घोषणा पत्र पर। जीने मरने का सवाल इस रणयुद्ध में दोनों का है, कांग्रेस और बीजेपी का। बीजेपी को जवाब देना है कांग्रेस की न्याय स्कीम को लेकर, बीजेपी को बताना है
कि इन्होंने जीडीपी कांग्रेस ने जो दी थी वो 3% लाकर इन्होंने कैसे आगे बढ़ाई और अब आगे क्या करेंगे। तो ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ कर वहां नहीं जा सकते, उस चर्चा को सकारात्मक नहीं बना सकते जिस तरह से चीख चिल्लाहट होती है। तो मेरा आप दोनों से आग्रह है, ये मंच चर्चा के लिए है, ना कि एक दूसरे पर हम एक दूसरे पर तीर और बाण चलाएं। जयराम जी आपके नाम में राम है, आपके नाम में राम है, संकल्प पत्र में हो ना हो वो दीगर बात है। नहीं, वो हमारे रिपोर्टर ने बताया कि होने वाला है। ठीक है, संजय के पास भी लौटेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जल्द लौट रहे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 15-20 मिनट रह गए हैं, थोड़ा सस्पेंस अगर आप लोग खोल दीजिए तो मुझे ये बताइए कि कांग्रेस तो अपने घोषणा पत्र में न्याय स्कीम लेके आई, तो क्या राष्ट्रवाद तोड़ होगा इस न्याय स्कीम का बीजेपी के मैनिफेस्टो में? सस्पेंस तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को भी है, तो जयराम जी क्या बताएंगे? देखिए 5 वर्षों में ही हमने तो इसके हमने गरीबों के लिए जितना काम किया उसी से प्रभावित होकर के ये सारी बातें कही जा रही हैं। 10 वर्ष यूपीए के शासनकाल में भी राहुल गांधी उतने ही प्रभावशाली थे, इतने ताकतवर थे कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए फैसले को, ऑर्डिनेंस को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देते, तब वो न्याय क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने स्वयं ही कल की बात पुरानी, आप एक नया अध्याय लगाई है। अच्छा एक बात बताइए, 2019 काम किया, हम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे ना। 2019 में आप वो संकल्प पत्र आज की तारीख में घोषणा करने जा रहे हैं जिसकी जो आपको 2019 का लोकसभा चुनाव जिताएगा प्रचंड बहुमत से, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और पिछली बार जिस तरह से आप शुरुआत में कह रही थी अच्छे दिन, इस बार और अच्छे दिन का घोषणा पत्र होगा। तो जितने अच्छे दिन आए थे उसका रिपोर्ट कार्ड तो पहले लेकर आइए महाराज। वो रिपोर्ट कार्ड भी मैंने तो शुरुआत में कहा, रिपोर्ट कार्ड हमने तो हर साल, देश की पहली ऐसी सरकार है 5 वर्षों में हर साल हमने रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट कार्ड में नंबर होते हैं, नौकरियों के नंबर तो दिखे नहीं हमें, आंकड़े तो है नहीं, डेटा तो आया नहीं है। मैं दे देता हूं अगर अब तक नहीं दिखा। CII की रिपोर्ट कहती है कि केवल MSME सेक्टर में सालाना 1.5 करोड़ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज इस सरकार में पैदा हुए हैं। अकेले रोडवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्री में बकौल मंत्री नितिन गडकरी जी ने कई बार ओपन सभाओं में कहा, टीवी डिबेट्स में कहा कि 1 करोड़ से अधिक रोजगार चले। NSSO की रिपोर्ट, मुद्रा पर रिपोर्ट, वो सारी डंप क्यों पड़ी है सर? केवल एक परिवार है। अच्छा, देश में केवल एक परिवार है। अब आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए रुकना है? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए जयराम जी, ब्रेक के लिए भी जाना है। इसलिए निमिष जी एक क्विक कमेंट कि अगर इतनी अचीवमेंट्स थी तो फिर ये आंकड़े इस वक्त कहाँ है? NSSO की रिपोर्ट कहाँ है? मुद्रा के ऊपर, लोन्स के ऊपर जिसमें कहा जाता है कि बहुत लोगों को नौकरियां मिली हैं, उन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए हैं, वो आंकड़े कहाँ हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि नोटबंदी और GST ये 2 बहुत बड़े फैसले थे जिसके कारण रिस्ट्रक्चरिंग हुई है देश में। 84% खुदरा कारोबार इस देश का टैक्स नेट के बाहर था। मैं रिपीट कर रहा हूं, 84%। आपके गली मोहल्ले का जो दुकानदार है उससे पूछिए कि क्या वो इनकम टैक्स ना इसीलिए हाँ। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग के कारण बहुत सारी चीजें हुई हैं और इसका फर्क पड़ेगा। इसके लिए दोनों पार्टियों को, दोनों दलों को, मैं एनडीए यूपीए दोनों गठबंधनों को सामने आना पड़ेगा। ये बहुत क्रूशियल टाइम है इस देश के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम जॉब्स कितने क्रिएट हुए, इससे जरूरी ये है कि जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स की भी बात होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन ये दिल दुखाता है कि 10 नौकरियां निकलती हैं एक क्लर्क की और उसमें PhD वाले 10 लाख। वो इसीलिए होती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी सब सरकारी जॉब से आते हैं, प्राइवेट कंपनी। सुन लीजिए जयराम जी, पल्लवी जी, बिल्कुल ब्रेक के लिए नहीं, निमिष जी प्लीज, वी हैव टू एडहियर टू सम डेडलाइंस, देयर इज अ ब्रेक टाइम। एक लाइन में पल्लवी आप अपनी बात कहना चाहें? टू गो फॉर अ क्विक ब्रेक। एक सीधा सवाल उठता है, अगर आपको इतना यकीन था कि आपने इतना रोजगार पैदा किया, हालांकि मुद्रा योजना की भी सच्चाई कुल 23,000 एवरेज था, आपने NSSO का डेटा क्यों रोका? अच्छा, ये सवाल छोटे से ब्रेक पड़ेगा। हमारी गर्मा गर्म बड़ी बहस, बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।